हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पूर्ति की। पूर्ति क्या है, पूर्ति के निर्धारक तत्व कौन से हैं, पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं और पूर्ति फलन क्या होता है, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने मांग को पढ़ा था कि मांग क्या होती है और मांग कितने प्रकार की होती है। फिर हमने डिस्कस किया था मांग की लोच को, कि मांग की लोच क्या है, कितने प्रकार की होती हैं, और कीमत लोच को हमने ढंग से डिस्क्राइब किया था। पूरे विस्तृत रूप में हमने उसके बारे में चर्चा की। तो मांग को ख़त्म करने के बाद हमने स्टार्ट किया है, अब पूर्ति को हम पढ़ेंगे, सप्लाई को पढ़ेंगे, क्योंकि डिमांड जब हम पढ़ लेते हैं तो हमें सप्लाई के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद ही हम प्रोड्यूसर के बारे में, जो प्रोडक्शन करने वाले हैं, उत्पादक हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। उससे पहले हम पूर्ति को समझ लेते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले जो है डिमांड को समझ लिया था। तो आज शुरू कर रहे हैं पूर्ति को। तो पहले पूर्ति को समझ लेते हैं कि पूर्ति क्या है। तो पूर्ति होती है किसी वस्तु की वह मात्रा जो निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर बिकने के लिए तैयार या भेजी जाती है, वो क्या कहलाती है, आपकी पूर्ति। मतलब पूर्ति क्या है, पूर्ति को वैसे हिंदी वाले भी नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि मोस्टली हम सप्लाई ही सुनते हैं। सप्लाई तो समझ जाते हैं पर पूर्ति को आसानी से नहीं समझ पाते। पर पूर्ति क्या है, पूर्ति जो इंग्लिश में इसको कहते हैं सप्लाई, वही है पूर्ति। सप्लाई क्या है, सप्लाई है एक निश्चित कीमत पर, एक निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर बिकने के लिए जो भी हम चीज़ें भेजते हैं। जैसे आपके पास कुछ चीज़ें हैं, आपने किसी चीज़ का उत्पादन किया है, मार्कर बनाया है, या आपने किसी वस्तुओं का उत्पादन किया है, तो आप उसको मार्केट में भेजने के लिए तैयार हैं। एक निश्चित कीमत पर, फिक्स कीमत हो या ना हो, आपको तो भेजना ही है क्योंकि आपने प्रोडक्शन किया है। पर आप कितनी चीज़ें भेजने के लिए तैयार हो, वो क्या कहलाएगा, आपका पूर्ति या सप्लाई कहलाएगी। मतलब किसी वस्तु की वह मात्रा जो निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर बिकने के लिए तैयार या भेजी जाती है, वो क्या कहलाती है, आपकी पूर्ति कहलाती है। तो इस तरह से पूर्ति आपके समझ में आ गया होगा। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं पूर्ति के निर्धारक तत्वों की, कि पूर्ति के निर्धारक तत्व कौन से होते हैं। पूर्ति के जो निर्धारक तत्व हैं वही इसको प्रभावित करने वाले कारक भी होते हैं। पूर्ति को जो प्रभावित करते हैं या जो इसके निर्धारक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने लिखे हैं पूर्ति के 7 निर्धारक तत्व लिखे हैं। कुछ और भी निर्धारक तत्व होते हैं, उनको आप बुक से देख सकते हैं। मोस्टली अगर आप इनको समझ गए कि निर्धारक तत्व होते कौन से हैं, तब फिर आपके आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसके बाद और कौन कौन से निर्धारक तत्व हो सकते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले है वस्तु की कीमत। जो पूर्ति के निर्धारक तत्व या प्रभावित करने वाले कारक हैं, उसमें है वस्तु की कीमत। वस्तु की कैसी कीमत है, कम कीमत है या ज़्यादा कीमत है। कम कीमत, देखो जो पूर्ति है वो कम कीमत पर कम सप्लाई की जाती है और ज़्यादा कीमत पर ज़्यादा सप्लाई की जाती है। जैसे किसी चीज़ के रेट बढ़ जाते हैं तो जिसके पास माल होगा वो उस टाइम बेचना पसंद करता है, और अगर उसकी कीमतें कम हैं तो उस टाइम पे वो स्टॉक करने लग जाता है। मतलब वस्तु की जो कीमत है अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा पूर्ति करते हैं, और कम है तो कम पूर्ति करते हैं। तो इसमें क्या है, वस्तु की कीमत एक निर्धारक तत्व है। दूसरा क्या है, उत्पादन तकनीक में परिवर्तन। अगर उत्पादन तकनीक अच्छी है तो वो सस्ते में बनेगी, चीज़ें सस्ते में बनेगी तो फिर प्रोड्यूसर को कम कीमत पर भी वो अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है। तो उत्पादन तकनीक मेन रहती है। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, उत्पादन के साधनों की कीमतों में परिवर्तन। उत्पादन के जो साधन हैं उसकी कीमतों में अगर परिवर्तन आता है, कीमतें, अगर उत्पादन के साधनों की कीमतें बढ़ जाती हैं तो प्रोडक्शन हम घटा देते हैं, क्योंकि वस्तुएं बन के ही महंगी तैयार होती हैं। तो क्या है, उत्पादन के साधनों की कीमतों में अगर वृद्धि होती है तो सप्लाई कम होगी, और क्योंकि प्रोडक्शन कम होगा, उत्पादन कम होगा, और कीमतों में अगर कमी होगी तो सप्लाई ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन सस्ता होगा और ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इस वजह से क्या है कि उत्पादन के साधनों की कीमतों में परिवर्तन। थर्ड पॉइंट। चौथे पॉइंट की बात करें तो कर नीति। अब टैक्सेस का भी इस पर फर्क पड़ता है। जो पूर्ति है उस पर कर नीति का भी प्रभाव पड़ता है। अगर सरकार ने किसी वस्तु पर ज़्यादा टैक्स लगाया है
तो टैक्स लगाने से वो चीज़ बहुत महंगी हो जाएगी, तो उससे भी उसकी पूर्ति पर फर्क पड़ेगा। अगर कोई उत्पादक कल्याणकारी वस्तु या सामाजिक वस्तु बनाता है जिस पर सरकार उसको सब्सिडी देती है, तो वो वस्तु बन करके ही सस्ती तैयार होती है, टैक्स भी उस पर नहीं लगते हैं। तो उस वजह से क्या है कि कर नीति भी बहुत बड़ा योगदान देती है उसके निर्धारक तत्वों में। चौथा पॉइंट क्या है आपका, कर नीति। पांचवें पॉइंट की अगर बात करें तो संबंधित वस्तुओं की कीमत। संबंधित वस्तुओं की कीमतें भी जो पूर्ति के निर्धारक तत्वों में हैं वो प्रभाव डालती हैं। कैसे कि संबंधित वस्तुएं अगर सस्ती बन रही हैं या सस्ती मिल रही हैं तो आप उसकी पूर्ति नहीं करोगे। क्यों? आपकी वस्तु महंगी है। जैसे ये मार्कर है, अगर ये मार्कर 12 का है और ये मार्कर 10 रुपये का है तो फिर बिकेगा तो यही, क्योंकि जो उपभोक्ता है वो मार्कर की डिमांड करेगा, फिर ये चीज़ नहीं बिक पाएगी। तो संबंधित वस्तुओं की कीमतों पर भी फर्क पड़ता है, उससे भी फर्क पड़ता है। छठे पॉइंट की अगर बात करें तो उत्पादक का उद्देश्य। उत्पादक का उद्देश्य क्या है? उत्पादक का उद्देश्य है प्रॉफिट कमाना। ठीक, अगर उत्पादक का उत्पादन ही महंगा बन रहा है तो वो क्या करेगा? वो नहीं बेचेगा। बेचेगा क्यों नहीं? क्योंकि उसको महंगा बन रहा है तो या तो वो चीज़ों को उत्पादन करना बंद कर देगा, या फिर जब उसको कम कीमत मिल रही है, अगर उसको अपने वस्तु की कम कीमत मिल रही है तो वो चीज़ों को स्टॉक करने लग जाता है, स्टॉक कर देगा। तो जैसे ही प्राइस इंक्रीज होंगे तो वो अपना जो स्टॉक किया हुआ माल है या उत्पादन है उसको सप्लाई कर देगा। तो उस हिसाब से क्या है कि उत्पादक का उद्देश्य क्या है ये भी मायने रखता है। अगर सातवें पॉइंट की बात करें, भविष्य में संभावित कीमत। भविष्य में संभावित कीमत का मतलब है कि अगर भविष्य में कीमतें बढ़ सकती हैं तो आप अपने जो प्रोडक्शन है उसको स्टॉक कर दोगे। अगर भविष्य में कीमतें घटती हैं, घटने के आसार हैं, तो आप प्रोडक्शन को अभी ज़्यादा, जो आपने उत्पादन किया है उसको अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करने की यानी पूर्ति करने की कोशिश करोगे। तो इस तरह से आपके सामने ये पूर्ति के निर्धारक तत्व या प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब बात करते हैं हम पूर्ति फलन की, कि पूर्ति फलन क्या होता है। क्या बात करते हैं? पूर्ति फलन। पूर्ति फलन को भी देख लेते हैं। तो पूर्ति फलन क्या होता है इसको डिस्क्राइब करते हैं कि पूर्ति फलन क्या होता है। देखो, पूर्ति फलन होता है आपका, पूर्ति फलन को लिख देंगे हम, पूर्ति फलन है ना, तो इसको लिख देते हैं एस। ठीक, पूर्ति फलन को लिख देते हैं एस। एस का मतलब सप्लाई। सप्लाई जो होता है वो होता है फंक्शन ऑफ निर्धारक तत्व। किसका फंक्शन होता है? निर्धारक तत्व का। निर्धारक तत्व, तो निर्धारक तत्व कौन से हैं? निर्धारक तत्व हैं आपके ये वाले। सप्लाई क्या है? सप्लाई जो फंक्शन है, पूर्ति फलन जो है वो किसका फंक्शन है? निर्धारक तत्वों का। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, पूर्ति और उसके निर्धारक तत्व। उसके जो निर्धारक तत्व हैं, उसके निर्धारक तत्वों के बीच फलनात्मक संबंध को क्या कहते हैं? संबंध को क्या कहते हैं? पूर्ति फलन। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सप्लाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, फंक्शन किसका है? निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? निर्धारक तत्व है वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत का मतलब है वस्तु क्या है आपकी? पी, और पी की कीमत, पी की कीमत क्या है? पी। प्राइस, प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स की कीमत, तो ये एक्स आ जाएगा। और पी प्रोडक्शन, ठीक, उसकी क्या है? तकनीक, तो टेक्निक लिख दो, पीटी हो गया। उसके बाद क्या है? साधनों में चेंज इन प्राइस, तो पीसी कर दो, इसको चेंज कर दो। और कर नीति, पी टी एक्स कर दो इसको। उत्पादक का उद्देश्य, पी ए कर दो इसको, तो इसको कर दो आदि, मतलब और भी चीजें हैं। तो पूर्ति फलन क्या हुआ? पूर्ति और पूर्ति के निर्धारक तत्वों के बीच फलनात्मक संबंध को क्या कहते हैं? पूर्ति फलन। तो इस तरह से आपका पूर्ति फलन हो गया। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या जाना? पूर्ति क्या है
और पूर्ति के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं और पूर्ति फलन क्या होता है। तो आई होप कि आपके ये लेक्चर समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि पूर्ति वक्र कैसे होता है, पूर्ति का नियम क्या होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। धन्यवाद।